आज मैं आपको जापान के एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने वहां के इंजीनियर, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को अपने साथ शामिल किया और एक ऐसा बायोलॉजिकल केमिकल हथियार तैयार किया, जिसने पूरे टोक्यो को अपनी चपेट में ले लिया। कहने का तो ये शख्स एक बाबा था, जो लोगों को स्पिरिचुअलिटी और शांति का पाठ पढ़ाता था। मगर इसकी आड़ में वो एक ऐसा रैकेट चला रहा था, जिसकी वजह से पूरे टोक्यो की जान दांव पर थी। और जब तक सच्चाई सबके सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये वही शख्स था जिसने टोक्यो पुलिस को इस कश्मकश में डाल दिया कि उनके शहर में आखिर हो क्या रहा है। और जब उन्होंने इसकी तहकीकात करनी शुरू की, तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा कुछ ना उन्होंने पहले कभी देखा और ना ही सुना था। कहानी शुरू होती है 20 मार्च सन 1995 को, जब 26 साल की कियोका इज़ोमी सुबह 8:10 पर टोक्यो मेट्रो स्टेशन पहुंचती है। स्टेशन पहुंचते ही उसकी मेट्रो ट्रेन आ जाती है और रोज की तरह सेम सीट पर बैठकर वो अपनी बुक पढ़ने लगती है। ये उसका रोज का मामूल था, मगर आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और अभी वो बुक पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक उसकी सांस रुकने लगी और उसके सीने में ऐसा दर्द होने लगा जैसे उसे गोली मारी गई हो। इस मेट्रो में महज 15 मिनट पहले ही एक शख्स लिक्विड से भरा एक प्लास्टिक बैग मेट्रो ट्रेन की सीट के नीचे रख गया था और एक छतरी की नोक से उसने इस बैग में छेद कर दिया था। इस प्लास्टिक बैग में जो लिक्विड था वो सेरेन था, और ये दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक है, जो सीधे इंसानों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और किसी की भी जान ले सकता है। इज़ूमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, और वो इस बात से बेखबर थी कि वो जापान के इतिहास के सबसे बड़े बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक के शिकार बनने वाली है। जिस आदमी के ऑर्डर्स पर ये अटैक हो रहे थे, उसे लोग भगवान मानते थे। और ये कहानी एक ऐसे अंधे मसाज थेरेपिस्ट की है जिसने कई साइंटिस्ट को अपने साथ शामिल कर लिया, ताकि वो टोक्यो के सब सिस्टम को जहर देकर मार सके। स्पिरिचुअलिटी और भक्ति के पीछे छुपा ये शख्स एक शैतान था, जिसने कई मिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा कर लिया और जिसकी वजह से पूरा टोक्यो जहरीली सांस लेने पर मजबूर हो गया। जिसकी शुरुआत योगा क्लासेस और स्नेक ऑयल से हुई। ये कहानी सायरन अटैक से कई साल पहले शुरू होती है, जिसमें चिजुआ मासुमोटो नाम का एक लड़का था, और इस लड़के का जन्म सन 1955 में एक गरीब परिवार में हुआ जो मैप बनाने का काम करता था। मासुमोटो एक आंख से अंधा था और उसकी दूसरी आंख में भी हल्की रोशनी थी, जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पाता था। मगर इसके बावजूद भी वो बहुत शातिर और चालाक था। मासुमोटो विकलांगों के एक स्पेशल स्कूल में पढ़ता था, जहां वो अपने साथ पढ़ने वाले ब्लाइंड बच्चों को आपस में लड़वाकर मजे लेता था और साथ ही साथ उनसे उनके पैसे भी छीन लेता था। बचपन से ही वो ये बात समझ गया था कि लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर वो पावरफुल बन सकता है, और ये बात उसके दिलो दिमाग में घर कर गई। पैरा सन 1975 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसे एक मसाज थेरेपिस्ट की जॉब मिल गई, और डिसेबल होने के नाते उसके लिए एक रिस्पेक्टेबल जॉब थी, जिसके बाद उसने शादी कर ली। कुछ वक्त मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने के बाद उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक शॉप खोल ली, जहां वो चाइनीज हर्बल मेडिसिन बेचने लगा। और यहीं से शुरू हुआ उसके क्राइम का वो सफर, जिसने उसे जापान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। धीरे धीरे उसकी हर्बल मेडिसिन शॉप फ्रॉड का अड्डा बनती चली गई, जहां वो नकली दवाइयों को जादुई दवा बताकर कस्टमर्स को बेचने लगा। सस्ते दामों पर तैयार हुई नकली दवाइयों को वो कई हजारों येन में बेचता था, और इस तरह अगले कई सालों तक उसने बहुत पैसे कमाए। मगर सन 1983 आते आते उसका ये पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मासुमोटो को नकली दवाइयां बेचने और कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में जेल भेज दिया, जिसके बाद उसकी शॉप सील कर दी गई और उसे बैंक्रप्सी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जहां ज्यादातर लोग जेल जाने के बाद सुधर जाते हैं, वहीं मासूमों के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। वो अब अपने सेल में बैठकर हर वक्त मेडिटेशन करने लगा और साथ ही साथ ईस्टर्न फिलॉसफी में बुद्धिज्म को पढ़ने लगा। और ये सब कुछ वो खुद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उस दुनिया से बदला लेने के लिए कर रहा था जिसने उसे फ्रॉड कहकर एक्सपोज किया था। बुद्धिज्म में उसने कर्मा और अंतरात्मा के बारे में पढ़ा, मगर उसके खुराफाती दिमाग में सारी चीजें एक हथियार थीं जिनसे वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था। जेल से रिहा होने के बाद वो पूरी तरह गायब हो गया और अपनी पहचान बदलकर अपना नाम शोको असहारा रख लिया। वो खुद को एक गुरु बताने लगा, जो लोगों को ये बताता कि वो एक दिव्य शक्ति है, और इस झूठ की बिना पर वो एक एम्पायर बनाने वाला था। सन 1986 में उसने टोक्यो में अपना एक योगा स्टूडियो खोला, जिसका नाम उसने ओम शानो टोकाई रखा। ये योगा स्टूडियो उन जापानीज लोगों के लिए था जो जापान की दौड़भाग भरी जिंदगी से परेशान हो चुके थे और अपनी जिंदगियों में सुकून चाहते थे। असारा इन सभी लोगों को वहां मेडिटेशन कराता और साथ ही साथ उन्हें एक एहसास कराया जाता कि स्पिरिचुअलिटी में ही सुकून है, जिसकी वजह से धीरे धीरे योगा स्टूडियो में लोग बढ़ने लगे। लोगों को लग रहा था कि इस योगा क्लास में उनकी बदल जाएंगी, और बदली भी, मगर वैसे नहीं जैसा उन्होंने सोचा था, क्योंकि इस योगा क्लास में इतिहास की सबसे बड़े कल्ट की शुरुआत होने वाली थी। सन 1987 आते आते असहारा ने अपनी एक चमत्कारी संत की इमेज बना ली थी, जिसमें एक मैगजीन में उसकी फ़ोटो छपी और उस फोटो में वो ज़मीन से 2 फीट ऊपर हवा में बैठा हुआ था।
असाहारा के मानने वालों के लिए एक चमत्कार था और साथ ही साथ उन्हें यकीन भी हो गया कि असाहारा के पास अद्भुत शक्तियां हैं। हालांकि मैगजीन में छपी इस फोटो का चमत्कार से कोई लेना देना नहीं था और असलियत में कैमरा एंगल्स और छुपी हुई सीट की वजह से वो हवा में बैठा था। मगर उसके भक्त इस बात से बेखबर थे। अब वो टीवी रेडियो पर अपने इंटरव्यूज़ देने लगा और साथ ही साथ उसने एक कहानी भी बनाई कि एक बार वो जापान के गांव से होकर गुजर रहा था और तभी एक आसमानी ताकत ने आकर उससे कहा कि ऊपर वाले ने उसे अपने कामों के लिए चुना है। वो इस झूठी कहानी के जरिए जापान के इंटेलिजेंट हाई क्लास लोगों को टारगेट करना चाहता था और इसीलिए उसने एडवांस मेडिटेशन टेक्निक्स ईजाद की जिनके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई थी। सन 1989 आते आते ये योगा सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया जिसका नाम ओम शिनरेक्यो रख दिया गया और अब यहाँ कई सैकड़ों लोग जमा होने लगे जो वहाँ के यूनिफॉर्म्स पहनते और घंटों असाहारा की बातें सुनते। असाहारा को जब ये यकीन हो गया कि अब लोग उस पर आंख बंद करके यकीन करने लगे हैं, तब उसने लोगों को चुनने का प्रोसेस शुरू किया। इन योगा सेंटर्स में जो लोग आते थे उनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी शामिल थे और इसीलिए उसने मेडिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े स्टूडेंट्स को अपना निशाना बनाया। उसने इन स्टूडेंट्स से कहा कि वो अपने टैलेंट को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। और ये स्टूडेंट्स इस बात से बेखबर थे कि इसकी आड़ में असाहारा उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है। इन स्टूडेंट्स में कुछ डॉक्टर्स थे जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचा सकते थे, फार्मासिस्ट थे जो लोगों की ज़िंदगियां बचाने वाली दवाइयां बना सकते थे, और यही लोग असाहारा के लिए एक हथियार बन गए। असाहारा ने सभी लोगों को ये यकीन दिला दिया कि ये दुनिया पूरी तरह खत्म होने वाली है और अगर कोई बचेगा तो वो सिर्फ उसे मानने वाले होंगे और उन्हें इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी। सितंबर सन 1988 में असाहारा के एक आर्म ट्रेनिंग सेंटर जो कि माउंट फुजी में था, वहां मजीमा नाम के एक स्टूडेंट को शुद्धिकरण के लिए उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसा उसके साथ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ट्रेनिंग सेशंस के दौरान उसमें कुछ मेंटल इलनेस के साइन दिखाई दिए थे और उसे सही करने के लिए कुछ मेंबर्स ने उसे पकड़कर बर्फ के ठंडे पानी में डुबा दिया ताकि वो शांत हो सके। इस शुद्धिकरण के पीछे की वजह ये थी कि मजीमा के बुरे कर्मों को धोकर उसे शांति दी जा सके। मगर इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने असाहारा और इस योगा सेंटर के पीछे के काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। इस शुद्धिकरण के दौरान मजीमा की मौत हो जाती है और ये बात जब असाहारा की टीम के लोगों को पता चली तब उनके हाथ पैर फूल गए और उनके बीच एक मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग के दौरान एक टीम मेंबर कहता है कि अगर इस मौत की खबर पुलिस को लग गई तो वो सभी एक्सपोज हो जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्हें सबसे बड़ा खतरा ये था कि अगर मीडिया ने स्टोरी को कवर कर लिया तो उनका भांडा फूट जाएगा। मगर जहां सबको मुसीबत दिखाई दे रही थी वहीं असाहारा इसमें एक मौका ढूंढ लेता है। काफ़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है कि ये मजीमा के कर्मा थे कि वो मर गया और हमने उसे मुक्ति दी है। उसी रात असाहारा के चुने हुए मेंबर्स ने मजीमा की बॉडी को चुपचाप जला दिया और उसकी राख को एक तालाब में फेंक दिया। इस बारे में ना तो कोई पुलिस रिपोर्ट हुई, ना ही कोई तहकीकात हुई और एक जवान शख्स जो शांति के लिए योगा सेंटर आया था उसे चुपचाप मौत के घाट उतार दिया गया। मजीमा के गायब होने के बाद अब सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर वो गया कहाँ। और क्योंकि योगा सेंटर में उसका एक दोस्त भी था, सुजित टगुची, जिसे उसकी मौत की असली वजह के बारे में पता चल जाता है। ये पता चलते ही वो असाहारा को धमकाते हुए कहता है कि वो उसकी टीम छोड़कर चला जाएगा और बाहर जाकर इस मर्डर के बारे में सबको बता देगा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। असाहारा ने ये सबूत मिटाने के लिए अपनी टीम के 5 मेंबर्स को एक ऑर्डर दिया, जिसके बाद इन 5 ने टगुची का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। असाहारा के योगा सेंटर में ये पहली मौत थी जिसमें किसी का मर्डर किया गया था और मर्डर करने वालों को लग रहा था कि वो मरने वाले की आत्मा को शांति दे रहे हैं क्योंकि असाहारा ने उन्हें ऐसा यकीन करने की ट्रेनिंग दी थी। बहरहाल अब धीरे धीरे असाहारा के योगा सेंटर में मर्डर्स का सिलसिला शुरू हो गया और हर मर्डर के पीछे वो एक ऐसी वजह खड़ी करता जिससे टीम के लोगों को यही लगता कि वो ये इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं। बुद्धिज़्म में कहावत है कि अच्छे कामों का नतीजा अच्छा होता है और बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है, और असाहारा ने इस बात को अपने फ़ायदे के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसका कहना था कि इस योगा सेंटर के बाहर की दुनिया में जो भी लोग रह रहे हैं वो सभी बुरे कर्म कर रहे हैं और मरने के बाद उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वो अपने फॉलोअर्स को ब्रेन वॉश करने लगा कि वो सभी बहुत सुपीरियर हैं और उनमें ये शक्ति है कि वो बुरे कर्म करने वालों को मारकर उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। उनके हिसाब से वायलेंस अब इंसानियत की मदद थी और इस कल्ट के तहत वो लोग जगह जगह लोगों को मार रहे थे और आग लगा रहे थे। सन 1999 आते आते ये योगा सेंटर अब एक शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करने लगा, जिसमें वो सभी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। असारा अब अपने जितने भी ऑपरेशंस करवाता उनमें बाकायदा स्टैंप और सील लगी होती और इसे अलग अलग डिपार्टमेंट अंजाम देते जिनका एक हेड होता। असारा ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी बना रखी थी जिसका हेड हिसाको इशी था
और यही वो शख्स था जो इस कल्ट को मल्टी-मिलियन डॉलर में बदल रहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नया शख्स शामिल होता, वो अपना घर-बार, पैसे और सभी कीमती चीज़ें सरेंडर कर देता, और ये असारा की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया था। वो अपने नहाए हुए पानी की एक बोतल को $1000 में बेचता, और उसके खून की कीमत थी $10,000, और लोग उसे पवित्र समझकर खरीदने लगे, जिससे असारा बेशुमार पैसे कमा रहा था। अपने इस काले धंधे को छुपाने के लिए असारा ने कुछ असली बिजनेस जैसे फिटनेस क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और कंप्यूटर सेंटर्स भी खोले, ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोअर्स बिना पैसों के यहाँ 18-18 घंटे काम करते, जिसमें कमाए हुए पैसों से केमिकल हथियार बनाने का काम किया जाता, और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस अब दूसरे देशों में भी फैलने लगे। जहां श्रीलंका में टी प्लांटेशन का काम शुरू किया गया, वहीं ऑस्ट्रेलिया में शीप फार्मिंग शुरू की गई। और इन बिजनेस के पीछे जो शेल कंपनीज बनाई गई थी, वो हाईटेक इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और दवाइयाँ खरीद रही थीं, जो आगे उनके ऑपरेशन में काम आने वाली थी। इस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट भी था, जिसे डॉक्टर ईको हयाशी लीड कर रहा था, और ये अपने आप में बहुत खतरनाक डिपार्टमेंट था। वो डॉक्टर जिसने लोगों की जान बचाने की कसम ली थी, अब वही लोगों को मुक्ति देने के नाम पर उन्हें टॉर्चर कर रहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन से गद्दारी के शक में लोगों को ड्रग्स देकर बेहोश किया जाता या उन्हें मार दिया जाता, और ये सब कुछ डॉक्टर हयाशी अपने हाथों से कर रहा था। उसने अलग अलग ट्रीटमेंट्स निकाले थे, जिसमें ट्रूथ सीरम को इलेक्ट्रिक शॉक के साथ दिया जाता, ताकि मेंबर्स की मेमोरी मिटाई जा सके। जो भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की कोशिश करते, उन्हें किडनैप करके मार दिया जाता, और साथ ही साथ उनकी पहचान मिटाने के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए जाते और उनका चेहरा बिगाड़ दिया जाता, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि कोई भी उनके जरिए ऑर्गेनाइजेशन तक ना पहुंच सके, और किसी को ये ना पता चले कि वहां क्या हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो शख्स लीड कर रहा था, वो था हडियो मोराई, और वो ऐसे हथियार बना रहा था जो असहारा की ताकत को और बढ़ाने वाले थे। उसने भूकंप लाने के लिए मशीन्स बनाई, और साथ ही साथ ऐसी मशीन्स भी बनाई जो ह्यूमन बॉडी को भाप में बदल देती थीं, और ये मारे गए लोगों को गायब करने में बहुत काम आ रही थीं। इन साइंस प्रोजेक्ट की आड़ में दूसरे साइंटिस्ट का ध्यान बटाया जा रहा था, और वहीं इससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार चुपचाप खामोशी से बनाए जा रहे थे। असहारा ये सब इसीलिए करवा रहा था ताकि जब वो भूकंप की भविष्यवाणी करे, तब इन मशीन्स के जरिए भूकंप कराया जाए और उसकी भविष्यवाणी सच हो जाए। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था, और कुछ फॉलोअर्स को असहारा की जादुई ताकत पर शक होने लगा। बहरहाल 17 जनवरी सन 1995 की सुबह 5:46 पर कोबे, जापान में बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिसमें लगभग 6000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस भूकंप के कुछ ही देर बाद एक वीडियो दिखाया जाने लगता है, जिसमें असहारा सबको ये बता रहा था कि इस भूकंप के बारे में उसने पहले ही बता दिया था, और ये भी बताया था कि भूकंप किस जगह आएगा, और मैं आगे होने वाली चीज़ों को देख सकता हूँ। असहारा ने यह भी कहा कि अगला हादसा आर्मीगेडन में होने वाला है, और सिर्फ वो और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही बच पाएंगे, जिसके लिए उन्हें पावरफुल हथियारों की ज़रूरत होगी। अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन की लैब में लगभग 100 साइंटिस्ट हो चुके थे, और वो $30 मिलियन के इक्विपमेंट्स के साथ काम कर रहे थे। उन सब का एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरह बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन तैयार किए जाएं, ताकि वो आने वाले हादसे से बच सकें। मगर वो सभी ये नहीं जानते थे कि ये हथियार किसी और मकसद के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं। इस पूरी बायोलॉजी टीम का हेड था सीची एंडो, और वो खतरनाक बैक्टीरियल वायरस बना रहा था जो जानलेवा हो सकते थे। उनका टारगेट था कि वो इस वायरस को खाने और एक दूसरे के जरिए लोगों तक फैलाएं, और इसके लिए पहली कोशिश उन लोगों ने टोक्यो शहर में सन 1993 में की। एक वैन रात को टोक्यो शहर की सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी, और इस वैन के ऊपर एक मशीन लगी थी जिसमें से वायरस हवा के जरिए जगह जगह फैलाया जा रहा था। उनका एक ही प्लान था कि वो सड़क पर चलते हुए लोगों को मार दें और जापानीज गवर्नमेंट को उनके घुटनों पर ले आएं। बहरहाल उनका ये प्लान फेल हो गया, और उनका बायोलॉजिकल वेपन वायरस फैलाने में नाकाम रहा। इस वायरस को फैलाने की दूसरी कोशिश उन्होंने इंपीरियल पैलेस के पास की, जहां रॉयल फैमिली की शादी चल रही थी, और वो इस पूरी फैमिली को टारगेट करना चाहते थे। मगर यहाँ भी वो नाकाम रहे। तीसरी कोशिश में इस बार उन्होंने एक ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया जिसमें स्प्रेयर्स रखे थे, और इस ब्रीफकेस को मेट्रो स्टेशन पर रख दिया गया ताकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टारगेट किया जा सके। मगर इस बार भी वो फेल हो गए। लगातार 3 बार नाकाम होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और अब उन्होंने और ज़्यादा जहरीले बैक्टीरिया से वायरस बनाना शुरू कर दिया, और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने हेडक्वार्टर की छत पर किया। इस बार उनका ये वायरस पहले से बेहतर था, जिसमें धुएं की वजह से कुछ परिंदे और जानवर मारे गए, मगर इससे इंसानों को अभी भी कोई खतरा नहीं था। अब उन्होंने ये वायरस लिक्विड अलग अलग गाड़ियों में लोड किया, और इन गाड़ियों को सेंट्रल टोक्यो के अलग अलग एरियाज़ में चलाकर इसे स्प्रे के जरिए फैलाना शुरू कर दिया। मगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए सेंट्रल अफ्रीका से एबोला वायरस के सैंपल्स भी मंगाए, मगर वो सभी फेल हो गए और कोई भी सिविलियन मारा नहीं गया। अब आसारा के पास एक ही रास्ता बचा था और वो थी केमिस्ट्री टीम, जिसे मसामी सूचिया लीड कर रहा था और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट था। जहां उनके अटैक करने के दूसरे रास्ते नाकाम हो गए, वहीं उनका ये केमिकल वेपन काम कर गया, क्योंकि उन्होंने सेरेन नाम का एक केमिकल वेपन बनाया था जिसका इस्तेमाल उन्होंने भेड़ों पर किया और वो कामयाब हो गए। जून सन 1994 को इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेरेन वायरस 3 जजेस के घर के बाहर छोड़ दिया ताकि उन्हें मारा जा सके, मगर गलती से 3 मासूम लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका साफ मतलब था कि अब सेरेन काम कर रहा है और ये काफ़ी जानलेवा भी है, और सन 1995 में वो इस खतरनाक केमिकल का मास प्रोडक्शन शुरू करवा देता है। इस पूरे मास प्रोडक्शन की जिम्मेदारी सूचिया को दी गई और उसने अपनी देखरेख में 70 टन सेरेन बनवाया, जो कई लाखों लोगों को मारने के लिए काफ़ी था। अगर सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक रहा तो वो पूरे टोक्यो पर जहरीली गैस छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और आसारा हर उस शख्स को मारने में कामयाब हो जाएगा जो उसके और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। वो लोग अभी इसकी तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक जहरीली गैस लीक होने लगती है, जो दरवाज़ों से होते हुए बाहर जाने लगी, और आसपास के लोगों का कहना था कि उन्हें एक अजीब से केमिकल की बदबू आ रही है। ये खबर मिलते ही पुलिस ने जब फैक्ट्री के पास की मिट्टी के सैंपल्स लिए तब उन्हें उसमें सेरेन के ट्रेसेस मिले, और ये देख पुलिस घबरा गई। पहली बार पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत लगा था जो जानलेवा केमिकल गैस की तरफ इशारा कर रहा था, और तभी पुलिस न्यूज़पेपर में खबर छपवा देती है कि उन्हें आसारा की फैक्ट्री के पास से जहरीली गैस के सैंपल्स मिले। इस खबर से उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हड़कंप मच जाता है और वो सारे जहरीले केमिकल्स में आग लगवा देता है, जिसमें सेरेन भी शामिल था। कुछ ही हफ्तों में इस फैक्ट्री में एक नकली दीवार बनाई गई जिसके पीछे पूरी लैब छुपा दी गई, और ये देखने में एक ऐसा हॉल लग रहा था जहाँ पूजा की जाती हो। अब अगर पुलिस यहाँ पहुँच भी जाती तो उन्हें एक ऐसी जगह देखने को मिलती जहाँ सिर्फ मेडिटेशन और शांति की बात होती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी रही और मिट्टी के सैंपल्स और लोगों की गवाही की बिना पर एक ऐसा केस बनता चला गया कि आसारा भी इसे छुपा नहीं पाया। इसी दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो ये थी कि वो एक ऐसे आदमी को किडनैप कर लेते हैं जिसकी बहन इस ऑर्गेनाइजेशन से भाग गई थी और वो काफ़ी अमीर थी। आसारा किसी भी कीमत पर इस लड़की को ऑर्गेनाइजेशन में वापस लाना चाहता था, खास करके वो दौलत जो उसके पास थी, मगर उसका भाई अपनी बहन की लोकेशन बताने से मना कर देता है। इसके बाद इस आदमी को लगातार ड्रग्स देकर नशे में रखा जाने लगा और आखिरकार ड्रग्स का ओवरडोज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि वो लोग हर बार मरने वाले की बॉडी को खामोशी से डिस्पोज कर देते थे, मगर इस बार बॉडी ले जाते वक्त किसी की नज़र उन पर पड़ गई। ये आदमी चुपके से उस कार की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड कर लेता है जिस पर वो बॉडी ले जा रहे थे, और जब पुलिस ने इस कार को ट्रेस किया तब वो ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर तक पहुंच गए। मार्च 1995 आते आते पुलिस अब सारे सबूतों की बारीकी से छानबीन शुरू करती है, जिसमें मिट्टी से मिले सेरेन के सैंपल, बॉडी ले जाने में इस्तेमाल हुई वैन और गायब हुए लोग और उनकी रहस्यमयी मौत, इन सभी से पुलिस के सामने एक पैटर्न उभर कर आ रहा था। आखिरकार पुलिस फैसला करती है कि वो अगले 3 दिनों में आसारा के सेंटर पर रेड मारेंगे, मगर इस बात की खबर आसारा को पहले ही लग गई और ये खबर उसे पुलिस में काम करने वाले उसके खबरी ने दी थी। ये पता चलते ही आसारा घबरा जाता है, क्योंकि उसके सारे काले कारनामे एक्सपोज होने वाले थे, जिसमें हथियार, लैब, टॉर्चर रूम, अलग अलग मर्डर्स के सबूत सब पुलिस के हाथ लग सकते थे, और इसीलिए वो अपने खास मेंबर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। इस मीटिंग में वो कहता है कि पुलिस उन तक पहुंचने वाली है और उन्हें अब ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे पुलिस का ध्यान बट जाए और ये इन्वेस्टिगेशन रुक जाए और लोगों को ये भी पता चले कि वो एक सुप्रीम पावर है। ये सुनते ही उसका खास मेंबर उससे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना होगा, जिसके जवाब में आसारा कहता है कि अब उन्हें टोक्यो के सर्वे सिस्टम को अटैक करना होगा और इसकी तैयारी के लिए उनके पास सिर्फ 2 दिन हैं। 19 मार्च सन 1995 की रात 11 बजे 5 लोग आसारा के वेयरहाउस में जमा होते हैं और वो ये जानते थे कि वो एक बहुत खास मिशन के लिए चुने गए हैं। इस वेयरहाउस में डॉक्टर ईको हयाशी भी था, जिसने लोगों को बचाने की कसम ली थी, और वही अब हजारों लोगों के लिए जहरीली केमिकल गैस बना रहा था। इस डॉक्टर के साथ किंची हिरोशिया नाम का एक फिजिक्स ग्रेजुएट भी था, जो टोक्यो सर्वे में लोगों को मौत बांटने का रास्ता निकाल रहा था। 20 मार्च को सुबह 6 बजे करीब 5 गाड़ियां वेयरहाउस से निकलती हैं और अलग अलग सबवे स्टेशन की तरफ निकल जाती हैं। उनके टारगेट पर 3 सबवे लाइन्स थीं, जो कसुमी गसेकी स्टेशन पर जाकर मिलती थीं, और ये टोक्यो शहर का सेंटर था। सुबह 7:48 पर ईको हयाशी शिन ओआना मिजो स्टेशन से एक मेट्रो में बैठता है और 3 स्टेशन निकलने के बाद वो एक प्लास्टिक बैग मेट्रो ट्रेन की सीट के नीचे रख देता है। इस बैग को रखने के बाद वो अपनी छतरी की नोक से इसमें छेद कर देता है, जिसके बाद इसमें से सैरिन केमिकल निकलकर ट्रेन में फैलने लगता है और फिर हयाशी ट्रेन से उतरकर भीड़ में गुम हो जाता है। इस स्टेशन पर 26 साल की कियोका इजुमी इस ट्रेन में चढ़ती है और इस सैरिन से निकलने वाले धुएं से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसका पूरा चेस्ट इतना तेज दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसे गोली मारी हो, और उसके आसपास दूसरे पैसेंजर्स भी जोर जोर से खांसने लगे।
जब तक ये ट्रेन कसुमे गसेकी स्टेशन पहुंची तब तक पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेहोश हो चुके थे और इस तरह 4 और अटैक्स इसी वक्त पर अलग अलग मेट्रो स्टेशंस पर अंजाम दिए गए। हिबिया और मारुनोची मेट्रो लाइंस को 2 बार निशाना बनाया गया और महज 30 मिनट के अंदर ही 5 केमिकल वेपन अटैक्स टोक्यो के पूरे सर्वे सिस्टम को पॉइजन कर चुके थे। सुबह 8:35 पर पुलिस को ये खबर मिली कि अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं और वहां की हवा जहरीली हो चुकी है। देखते ही देखते ल्यूक्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उन मरीजों की भीड़ लगने लगी जो इस जहरीली गैस का शिकार हुए थे और जब उन्हें चेक किया गया तब उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये देखते ही डॉक्टर युटाका समझ गए कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं हुआ है बल्कि ये केमिकल गैस की वजह से हुआ है। बहरहाल पुलिस ने जब इस लिक्विड को लैब टेस्ट के लिए भेजा तब वहां ये कंफर्म हो गया कि ये सैरिन ही है और पुलिस का सीधा शक आसारा पर गया क्योंकि उसकी फैक्ट्री के बाहर की मिट्टी सैंपल से भी सैरिन ही मिला था। 22 मार्च सन 1995 की रात सैकड़ों पुलिस ऑफिसर आसारा के योगा सेंटर को घेर कर खड़े हो जाते हैं और ये जापान के इतिहास का सबसे बड़ा पुलिस ऑपरेशन होने वाला था। इस रेड में आसारा पुलिस को एक तहखाने में छुपा मिला जहां वो नोटों की गड्डियों को छुपा रहा था और ये देखते ही पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुल 190 मेंबर गिरफ्तार हुए जिसमें 13 को मौत की सजा सुनाई गई और 23 साल बाद 6 जुलाई सन 2018 को इन सभी को फांसी दे दी गई जिसमें आसारा भी शामिल था। आसारा ने जापान के एलिट इंटेलिजेंस जैसे डॉक्टर, फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स को अपने साथ शामिल किया था ताकि वो बेहतरीन केमिकल वेपन बना सके और तबाही मचा सके। हालांकि पुलिस के सामने कुछ सबूत तो पहले से ही थे जैसे गायब हुए लोग, फाइनेंशियल क्राइम्स और केमिकल एक्सपेरिमेंट, मगर चूंकि आसारा लोगों को शांति और भक्ति का पाठ पढ़ाने का नाटक कर रहा था जिसकी वजह से उसे रिलीजियस प्रोटेक्शन मिली हुई थी और वो खुलकर अपने काले धंधे कर रहा था। इस सबवे अटैक ने साबित कर दिया कि आम लोगों को धर्म और भक्ति के नाम पर कितनी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है और उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत। बहरहाल एक झूठा बाबा उर्फ गुरु जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था मगर वो एक सबक छोड़ गया कि किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी है। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।